हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर कैसा होता है अगर हम उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा, हमने उस पर लगने वाले टॉर्क और उसको घुमाने में होने वाले वर्क डन के बारे में कैलकुलेशंस किए, फॉर्मूले डिराइव किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिए जाएं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दूसरे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, अब हम ये पता लगाना चाहते हैं। मतलब हम फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स पता करना चाहते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इफ डाइपोल्स आर पैरेलल। अगर डाइपोल्स पैरेलल हो तो समझो कि ये दो पॉइंट साइज के डाइपोल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। एक है P1 और एक है P2। दोनों के बीच में अगर सेपरेशन देखें तो सपोज दोनों के बीच में सेपरेशन है R। अब आप ऐसा समझिए कि P1 डाइपोल P2 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में है और P2 P1 के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो अगर हम P2 की वजह से P1 पर इंटेंसिटी सोचे, इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी होती है अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी E2 वेक्टर और यहाँ पर इंटेंसिटी होगी E1 वेक्टर। अब आप समझिए कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी डाइपोल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कॉस थीटा। तो अगर हम P1 की बात करें तो P1 और वो E2 में रखा है, तो P1 E2 कॉस थीटा। थीटा होता था P और E के बीच का एंगल। P और E के बीच का एंगल, और P1 और E2 तो एंटी पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल हो जाएगा 180, तो इसलिए आएगा cos 180। cos 180 -1 होता है, इसलिए U बराबर हो जाएगा P1 E2। E2 मतलब सेकंड डाइपोल की वजह से इंटेंसिटी इक्वाटोरियल पोजीशन में। इक्वाटोरियल पोजीशन में होती है Kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ P की जगह लिखना पड़ेगा P2 क्योंकि वो P2 की वजह से है, इसलिए ये हो जाएगी P1 इंटू Kp2 अपॉन आर क्यूब। तो U बराबर हो जाएगा K P1 P2 अपॉन आर क्यूब। अब जो फोर्स है वो हम जानते ही हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस du अपॉन dr। इसमें हमारी K P1 और P2 से कोई लड़ाई नहीं है। d अपॉन dr r रेज टू दी पावर -3 होगा। r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा -3 r रेज टू दी पावर -4। इस तरह ये हो जाएगा 3k P1 P2 अपॉन r रेज टू दी पावर 4। यहाँ फोर्स पॉजिटिव आ गया है और फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर रिपल्शन होगा। यानी ये एक रिपल्सिव फोर्स होगा। वैसे भी ये दोनों डाइपोल पैरेलल थे। डाइपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर इसका माइनस क्यू इधर था तो इसका भी माइनस क्यू इधर था, इसका प्लस क्यू इधर था तो इसका भी प्लस क्यू इधर था। तो ये लोग रिपेल कर रहे होंगे प्लस प्लस को, माइनस माइनस को। फिर देखते हैं कि अगर डाइपोल मूवमेंट एंटी पैरेलल हो दो डाइपोल्स के तो क्या होगा। ये फिर से दो पॉइंट साइज के डाइपोल है, लेकिन इनके डाइपोल मूवमेंट अगर मान लें कि P1 वेक्टर इधर है तो P2 वेक्टर इधर है। इस तरह से P1 वेक्टर और P2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जहां तक इंटेंसिटी की बात है
दोनों एक दूसरे के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन में है और इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी डाइपोल मूवमेंट के लिए एंटी पैरेलल होती है। इसलिए ये हो गया हमारे पास E2 वेक्टर और ये हो गया हमारे पास E1 वेक्टर। अब हम फिर से उसी टेक्निक से काम करें कि अगर इनके बीच में सेपरेशन R है तो पहले हम किसी एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो हम अगर P1 वाले डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो होगी -P1, रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में, पर इस बार दोनों हैं पैरेलल, इसलिए आएगा cos 0। cos 0 हो जाएगा 1, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास -P1। अब बारी आई E2 की, तो E2 बराबर हो जाएगा K E2 अपॉन RQ, इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी। तो ये हो गया हमारे पास P1 E2 की जगह K E2 अपॉन RQ, तो 0 1 हो गया। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई -K P1 P2 अपॉन RQ। अब बारी आई फोर्स की, फोर्स होगा -du अपॉन dr, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आ गया K P1 P2, ये हो गया d अपॉन dr r की पावर -3। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास K P1 P2 -3 r रेज टू दी पावर -4। सो F बराबर हो जाएगा -3K P1 P2 अपॉन r रेज टू दी पावर 4। लेकिन अब की बार फोर्स नेगेटिव आया, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है कि अगर डाइपोल्स कोलिनियर हो। देखिए अगर डाइपोल्स कोलिनियर है, मान लीजिए दो पॉइंट साइज के डाइपोल है लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है। एक का डाइपोल मोमेंट है P1, दूसरे का है P2। अब लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्सियल पोजीशन में है, तो P1 की वजह से P2 पर इंटेंसिटी होगी E1 और वो P1 के डायरेक्शन में ही होगी। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं। P2 की वजह से P1 पर इंटेंसिटी E2 होगी और वो भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी P2 के पैरेलल होगी। अब वो P1 की भी पैरेलल हो गई है। मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन था R, इसलिए P1 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -P1 E2 cos 0, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया हमारे पास -P1 E2। अब E2 क्या होगा साहब? E2 होगा P2 की वजह से इंटेंसिटी, जो होगा K 2P2 अपॉन RQ। सर 2 क्यों? अरे भाई एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी होती है ना 2P अपॉन RQ, तो इसलिए ये हो गया माइनस E1 K 2P2 अपॉन RQ। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -K P1 P2 2K P1 P2 अपॉन RQ। अब अगर हमें फोर्स निकालना है तो फिर से -du अपॉन dr करना पड़ेगा, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2K P1 P2। इससे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं। डिफरेंशिएट करना है हमें r की पावर -3, तो फिर F बराबर हो गया 2K P1 P2 -3 r रेज टू दी पावर -4। तो ये हो गया हमारे पास -6 P1 P2 अपॉन r रेज टू दी पावर 4। निगेटिव में आंसर आ गया, मतलब एटरैक्शन।
हम लोग को 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। और वहां बताते हैं कि इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की थ्योरी जो मुझे समझ में आती है वो क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप एक एनर्जी के कुएं में फंस जाते हैं और आप उसमें दाएं या बाएं जाते हैं तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इधर, पोटेंशियल एनर्जी इधर जाने से भी इंक्रीज होती है, इधर जाने से भी इंक्रीज होती है। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जब ये इधर या इधर जाना चाहता है तो कंजर्वेटिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए ये पार्टिकल बार 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 मीन पोजीशन की तरफ लौट कर और वहां पर ओसिलेट करने लगता है। यानी अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो वो ओसिलेशन करेगा। यानी जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जब वो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर आती है तो वहां फोर्स जीरो होता है, क्योंकि फोर्स वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन होता है और फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो है। लेकिन अगर हम इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करें इसका, तो वो पॉजिटिव आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमें du अपॉन dx जीरो देता है, मतलब वहां फोर्स जीरो होता है। लेकिन हम उसके दाएं या बाएं जाएं तो वो फोर्स हमें बार बार मीन की तरफ, उसी पोजीशन की तरफ खींच कर लाता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसलिए यहाँ पर फोर्स रीस्टोरिंग होता है और रीस्टोरिंग होने की वजह से वो बॉडी बार 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 मीन पोजीशन की तरफ लौट कर आती है और पार्टिकल ओसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है। इस सिचुएशन में पार्टिकल कैन एग्जीक्यूट ओसिलेटरी मोशन, पार्टिकल ओसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करने लगता है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर हो, दैट इज एनर्जी वेल इज पैराबोलिक इन शेप, तो अगर एनर्जी वेल पैराबोलिक है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स आएगा, या कह सकते हैं कि एफ बराबर माइनस के एक्स आएगा। यानी कि तब लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जब किसी बॉडी पर लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है देन इट कैन एग्जीक्यूट SHM with time period T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, अगर हो रहा हो लीनियर SHM यानी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। लेकिन अगर हो रहा हो एंगुलर SHM, एक ही जगह पर यू यू गोल गोल घूमना, स्पिन करना, तो एंगुलर SHM के लिए टॉर्क रीस्टोरिंग होना चाहिए। So for angular SHM, torque must be restoring and linear। तो
टाउ बराबर होना चाहिए माइनस सी थीटा, और तब टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी, जहां आई होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। पूरा एसएचएम चैप्टर इसी फैक्ट पर बेस्ड है कि अगर आप एनर्जी वेल में फंस जाएंगे और वो एनर्जी वेल पैराबोलिक होगा तो आप एसएचएम करेंगे, और किसी शेप का होगा तो आप ओसिलेशन करेंगे। ओसिलेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें जो सबसे सिंपल टाइप का ओसिलेशन होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि एसएचएम, क्योंकि इसका टाइम पीरियड निकालना होता है बहुत आसान। सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आप एक ऊर्जा के पहाड़ पर हैं, यहाँ पर हैं आप, टॉप पे हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इस जगह पर तो यू का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, फोर्स जीरो होगा। लेकिन आप जरा ही दाएं या बाएं फिसले तो यहाँ पर फोर्स डेराइविंग हो जाएगा, क्योंकि इधर दोनों ही तरफ जाने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में होती है। मतलब यहाँ भी जब आप पीक पे होंगे तो आपकी फोर्स तो जीरो होगी, मतलब आपका u का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, लेकिन u का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस, जिससे पता चलेगा कि u है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आप इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लेकिन जरा ही डिस्प्लेस होंगे तो यहाँ पर फोर्स डिराइविंग फोर्स है। डिराइविंग फोर्स है मतलब जिधर धक्का लगाएंगे उधर ही चलता चला जाएगा, मतलब कोई एसएचएम नहीं करेगा, जिधर धक्का देंगे उधर ही चला जाएगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, आपका एक्स पोजीशन चेंज होता है पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जस की तस रहती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है, मतलब आप एक्स बदल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कोई असर ही नहीं पड़ रहा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अब यहाँ भी फोर्स इसलिए जीरो है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो भी जीरो आ गया, जिससे ये डिस्क्राइब होगा कि u कांस्टेंट है। वैसे भी तीन चीजों का ही डिफरेंशिएशन जीरो आ सकता है, कांस्टेंट का, मैक्सिमा का और मिनिमा का। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है इसलिए फोर्स जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ फोर्स एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हम अलग अलग सिस्टम्स के लिए ये चेक कर सकते हैं कि कब वहां पे चार्ज पार्टिकल एसएचएम करेगा, कब नहीं करेगा। चलिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m and 3m separated by a distance l. Charge q and minus q are placed on them respectively and they are lying in an electric field E. Find the angular frequency of SHM. समझिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक मास है 3m और दूसरा मास है m। एक चार्ज है प्लस q और दूसरा चार्ज है माइनस q। प्लस q पर फोर्स लगेगा QE फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस q पर लगेगा QE फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। समझिए कि यहाँ से एक स्मॉल एंगल बना रहा है थीटा, तो जब हम इसे छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, और अगर थीटा छोटा एंगल है तो ये एसएचएम करने लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम देखें कि अगर हम निकालें टॉर्क, तो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। अगर थीटा स्मॉल एंगल है तो ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, क्योंकि ये थीटा को कम करने की कोशिश कर रहा होगा। थीटा छोटा एंगल है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा माइनस पी थीटा। अगर मैं लिख लूं टॉर्क को आई अल्फा,
तो हो जाएगा माइनस पीई थीटा। सो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। और एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन अल्फा की इक्वेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पीई अपॉन आई। यही हमसे पूछा है। तो अगर हमें ये पहले से याद हो कि ये ऐसा होता है पीई अपॉन आई, तो हमारे पास हर बार ओमेगा आ जाया करेगा किसी भी डाइपोल के लिए। अब मैं मान लेता हूं कि ये रिजल्ट मुझे पहले से याद था कि इसका आंसर आने वाला था अंडर रूट पीई अपॉन आई। ये तो सवाल इसलिए करके दिखाया कि आपको तो पहले कुछ पता ही नहीं। अब मेरे को सबसे पहले चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लाऊं आपके लिए? सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि एक मास है 3m और एक है m। तो जब इन्हें घूमने का मौका मिलेगा तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, और सेंटर ऑफ मास हमेशा क्लोजर टू द हैवियर मास होता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास की किसी भी मास से डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर ये पूरी डिस्टेंस हो r और ये हो r2 और ये हो r1 और ये हो m1 और ये हो m2, तो अगर हमें निकालना है r2 तो उसका फॉर्मूला होता था r अपॉन m1 प्लस m2। r2 निकालना है तो इधर m1 आता था, और अगर r1 निकालना हो तो उधर m2 आ जाएगा। इस हिसाब से अगर सोचें तो अगर 3m से डिस्टेंस निकालें तो वो हो जाएगी हमारे पास r का मतलब यहाँ l है, m1 का मतलब यहाँ m है, m2 का मतलब 3m है, तो ये हो जाएगी l/4। अब अगर ये l/4 है तो r1 बराबर 3l/4 होगा। तो हमें समझना चाहिए कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एसएचएम कर रहा होगा। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, दोनों पॉइंट मास हैं, यानी m 3l/4 का स्क्वायर प्लस 3m l/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9ml स्क्वायर बाय 16 प्लस 3ml स्क्वायर बाय 16। तो ये हो गया 12ml स्क्वायर बाय 16, यानी कि 3ml स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अगर हमें पता है E बराबर होता है Q इंटू 2L, पर यहाँ 2L का मतलब L ही था, तो अब ओमेगा निकालना हो गया आसान क्योंकि वो हो गया पीई अपॉन आई। तो ये हो गया Q इंटू एल इंटू ई अपॉन 3ml स्क्वायर बाय 4। एक L खत्म हो गए तो ये हो गया 4QE अपॉन 3ml। ये हमारे पास ओमेगा आ गया। हमारा नेक्स्ट सिस्टम है फॉर रिंग। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, रेडियस है उसका r, और सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जिस पर मैंने रखा है एक टेस्ट चार्ज माइनस Q इसकी एक्सिस पर। हम पहले से ही एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर्स में लिखना है तो आई कैप लगा दें क्योंकि इंटेंसिटी पॉजिटिव की वजह से होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। अब जब मैं इस माइनस क्यू नॉट को यहाँ पर रखूंगा तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में, और ई वेक्टर है अवे फ्रॉम द रिंग, तो ये टुवर्ड्स द रिंग फील करेगा, मतलब ये सेंटर की तरफ चलने लगेगा। सो फोर्स जो है वो हो जाएगा माइनस
k q नॉट x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई के। तो ये साहब रीस्टोरिंग फोर्स तो आ गया। अगर क्योंकि ये मुझे एक रीस्टोरिंग फोर्स दिखाई दे रहा है, इसलिए एक बात पक्की है कि इट कैन एग्जीक्यूट ओसिलेशंस। तो ये ओसिलेशन करने लग जाएगा, लेकिन अभी भी f बराबर माइनस के एक्स जैसा कुछ नहीं आया है। तो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लूं कि x बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को r स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए f वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आई। f वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट एक्स आई अपॉन आर क्यू। के की वैल्यू भी रख दें, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब माइनस एक्स आई। अब ये परफेक्ट f बराबर माइनस के एक्स की तरह बन गया और उसमें k का काम कर रहा है ये फैक्टर। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि इट इज अ लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स। Therefore, it can execute SHM। अब अगर उस पार्टिकल का मास रहा हो m, तो SHM का टाइम पीरियड होगा P बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k मतलब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये हो गया 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर क्यूब अपॉन क्यू नॉट। ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू है। मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को एक रिंग के सेंटर से इधर एक्सिस पे रख के छोड़े, रिंग में पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज हो, तो वो रिंग के अंदर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, फिर उस एक्सिस पर एसएचएम एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिसका टाइम पीरियड ये होगा। लेकिन वो एसएचएम तभी करेगा जब एक्स छोटा हो और आर बड़ा हो, तभी एसएचएम करेगा। अगर एक्स भी आर के कंपेरेबल है तो वो ओसिलेशन करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो होती है। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग हो तो उसके सेंटर पर भी इंटेंसिटी जीरो होगी, नेगेटिवली चार्ज रिंग हो तो उसके सेंटर पर भी इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर मैं सेंटर पर कोई दूसरा चार्ज रख दूं, यहाँ रख दूं मैं नेगेटिव क्यू और यहाँ रख दूं मैं पॉजिटिव क्यू नॉट, तो ये दोनों होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अगर ये आप एक्सिस के अलोंग इनको धक्का दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो वापस अपने सेंटर की तरफ बुलाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो और मैं इसके सेंटर पे पॉजिटिव ही रख दूं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि अभी तो सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये चार्ज एक्सिस के अलोंग चलता चला जाएगा। हमारा नेक्स्ट सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्ज हैं, ए और बी, दोनों हैं प्लस क्यू, और इनके मिड पॉइंट ओ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है क्यू। क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है ओ, अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी, तो एट मिड पॉइंट इंटेंसिटी तो होने वाली है जीरो। इसलिए जब टेस्ट चार्ज को वहां पर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा जीरो। टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है जीरो।
अब मैं स्ट्रेस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, एक्स डिस्टेंस यहाँ रख देता हूँ, एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करके। तो जब मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ डिस्प्लेस करके, तो मेरे पास फोर्स आ जाता है क्यू नॉट पर ड्यू टू ए। वो आता है मेरे पास के क्यू नॉट अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स तो रिपल्सिव होगा ये, तो इसकी डायरेक्शन प्लस आई कैप में होगी, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस आई कैप इधर होगा, माइनस आई कैप इधर होगा। फिर मैं निकालूंगा फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू बी। बी पर भी प्लस क्यू चार्ज ही रखा है, तो बस डिस्टेंस का अंतर है। डिस्टेंस वहाँ एल माइनस एक्स का स्क्वायर है, और डायरेक्शन का अंतर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स ए लग रहा होगा ये, तो माइनस आई में लगेगा। अगर मैं निकालूं नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट 1/L प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/L माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू आई। ये हो गया के क्यू नॉट एल माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई। तो ये हो गया के क्यू नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चिटक गया, तो ये हो गया माइनस 4k क्यू नॉट एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई कैप तो चल ही रहा था, मतलब ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि मैंने प्लस आई में धक्का मारा था और फोर्स लगा माइनस आई में, तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है। इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए इट एग्जीक्यूट्स ओसिलेटरी मोशन, तो ओसिलेटरी मोशन करेगा। अब अगर मान लो कि L बहुत बड़ा और x बहुत छोटा है, तो हम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब क्यू नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स होगा 4k क्यू नॉट क्यू एल एक्स अपॉन एल रेज टू द पावर 4। एक एल से एक एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, के की वैल्यू भी रख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, तो नीचे हो गया एल क्यूब एक्स इंटू आई। 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है माइनस क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब एक्स आई। ये है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसलिए अब ये एग्जीक्यूट करेगा एस एच एम। और अगर कोई हमसे पूछ ले उस एस एच एम का टाइम पीरियड, तो हम बता सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम उस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट का मास अपॉन के में ये पूरा नंबर क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब। तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एम एल क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू क्यू। खत्म हो गया।